हेलो स्टूडेंट्स, अपन आईटीआई इलेक्ट्रीशियन का पढ़ रहे थे टॉपिक प्रदीप्ति। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था प्रदीप्ति यानी इल्यूमिनेशन। आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है वैद्युतिक मापक यंत्र या इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस जो चैप्टर है वैद्युतिक मापक यंत्र, इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अपन प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है तो उस इंस्ट्रूमेंट को मतलब अमीटर है, वोल्ट मीटर है, वॉट मीटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, मल्टीमीटर है। तो ये जो इनको यंत्र जो होते हैं इनको अपन कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनके बारे में इस चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अब इनकी किसी की भी वर्किंग अंदर क्या है क्या नहीं है उनके बारे में कोई मतलब नहीं, कहाँ किसका क्या यूज है वो उनके बारे में अपन देखते हैं। अब जो वैद्युतिक मापक यंत्र है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक यंत्र और दूसरा होता है द्वितीयक यंत्र। प्राथमिक यंत्र को प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और द्वितीयक यंत्र को सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जो प्राथमिक यंत्र होते हैं यानी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं कि किसी चीज़ का संकेत बताते हैं कि यहाँ पे ये है। जैसे अपन छोटी क्लासों में अपन के पास एक छोटा सा वो होता था जो डायरेक्शन बताता है घूम के कि नॉर्थ किधर है साउथ किधर है, सुइया सिर्फ घूमता था तो क्या सिर्फ डायरेक्शन बताता, संकेत बताता है, तो वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है जो विद्युत धारा प्रवाह की उपस्थिति एवं दिशा बताता है, वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कहलाता। अब जो द्वितीय इंस्ट्रूमेंट है यानी कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, ये तीन प्रकार के होते हैं, एक सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटिंग यंत्र। सूचक यंत्र को अपन है जो इंडिकेटिंग यंत्र या इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और तीसरा होता है इंटीग्रेटिंग ठीक है यंत्र। तो जो सूचक यंत्र होता है सूचना देता, नाम से पता चलता है सूचक यंत्र यानी कि किसी की सूचना दे रहा है सूचक यंत्र, या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ये है। जैसे अपन ने सुरक्षा के नियम पढ़े थे तो क्या है, सुरक्षात्मक, निषेधात्मक, आवश्यकात्मक और चेतावनी चिन्ह। तो जैसे ये सूचना दे रहा था सूचनात्मक कि भाई डॉक्टर के घर जाते हैं तो प्लस का चिन्ह बना होता है डॉक्टर, या रेलवे क्रॉसिंग करते हैं तो वो वहाँ पे इसका सिंबल बना होता है, कई कई जगह नो पार्किंग का बना हुआ होता है तो नो पार्किंग। तो ये क्या है, सूचक यंत्र यानी सूचना देना। तो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर है इसके अंदर सूचक यंत्र होते हैं जो इंडिकेट करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ये सब क्या है इंडिकेटिंग यंत्र है। तो इंडिकेटिंग यंत्र कौन से होते हैं, जो किसी इंस्टेंट वैल्यू को एक संकेतक के द्वारा बता देता है। जैसे सुइया होता है, अमीटर वोल्ट मीटर में आपने देखा एक सुइया है, तो अपन किसी को किसी से भी लोड से कनेक्ट करते हैं तो जैसे करंट है तो अमीटर में जो करंट बताता है तो सुइया क्या फट से घूम जाता है 30 एम्पियर पे, 50 एम्पियर पे। तो ये क्या इंडिकेट करता है, सूचक बताता है, तो इंस्टेंट वैल्यू को है जो बताता है। और उसमें क्या एक पैमाना भी लगा होता है, जैसे कई बार अपन ने देखा है, जैसे ये है, ये जैसे स्केल होती है, इसमें 1 2 3 4 5, ये फिर वापस होती है 1 2 3 4 5। तो ये स्केल ये क्या एक पैमाने से होती है। तो पैमाने से जैसे ये है, ये हम जैसे सपोज कर लिया मीटर वोल्ट मीटर कुछ भी है, ये कितना है और यहाँ पे ये है, ये क्या इसकी सुइया है, तो ये किस पे रीडिंग बताता है, तो ये क्या सूचक यंत्र है यानी कि सूचना देता है, इंस्टेंटली बता देता है कि आपके अमीटर में इतनी रीडिंग आई, वोल्ट मीटर में इतनी आई, ओम मीटर में इतनी आई है, जैसे ये सूचना बताता है। दूसरा आता है रिकॉर्डिंग यंत्र। रिकॉर्डिंग यंत्र में एक तो होता है रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और एक होता है रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि किसी चीज़ की जो वैल्यू है वो सुई पेंसिल से तो ग्राफ पेपर पर अंकित करता है। ये क्या करता है, ग्राफ पेपर पर अंकित करता है रिकॉर्डिंग से। ग्राफ पेपर अपन देखते हैं कि कई बार अपन ग्राफ पेपर होता है उस पर रीडिंग आती है, तो वो क्या है रिकॉर्डिंग यंत्र से होती है। रिकॉर्डिंग यंत्र कौन कौन सा होता है, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर और रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर
मीटर होता है। इसमें जो विद्युत डिफरेंस है ना, समय के डिफरेंस से इसमें चेंज आता रहता है और रिकॉर्ड होता रहता है। तीसरा आता है इंटीग्रेटिव यंत्र। इंटीग्रेटिव में क्या होता है कि किसी की भी रीडिंग है उनको जोड़ते हैं, जैसे 5 ओम 6 ओम 7 ओम, इन सबको क्या एक साथ जोड़ते हैं तो उनको जोड़ कर टोटल कुल मान आता है वो दर्शाता है ये इंटीग्रेटेड। तो ये किस में होता है, किलोवाट घंटा मीटर में इंटीग्रेटेड यंत्र होता है। तो ये तो गई जितनी सेकेंडरी जो इंस्ट्रूमेंट है, ये 3 प्रकार का होता है, एक सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र और इंटीग्रेटेड यंत्र। अब अपन को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटीग्रेटेड है या इंडिकेटिंग है, ये देखना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग है या केटिंग है। गे की जगह यहाँ पे गे की जगह के आ जाता है, तो इंडिकेटिंग और इंडिकेटिंग ये होते हैं। अब जो इंडिकेटिंग केटिंग यंत्र होते हैं उनको अपन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जिसके अंदर डिजिट्स आती है, जो वैल्यू होती है उसके अंदर क्या है, डिजिट। जैसे आजकल मल्टीमीटर है वो डिजिटल भी आता है और एनालॉग भी आता है, तो उसमें डिजिट आ जाती है तो वो हो जाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब जो इंडिकेटिंग यंत्र है उनके बारे में अपन देखते हैं। इंडिकेटिंग यंत्रों में कार्यरत बल। इंडिकेटिंग यंत्र है उसमें अंदर 3 टॉर्क लगते हैं कि विक्षेपक टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क और अवमंदक टॉर्क। विक्षेपक टॉर्क को अपन कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक को क्या कहते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक पैमाने में चलता है, ये पैमाने के हिसाब से, मतलब एक स्केल फिक्स की हुई होती है उसके हिसाब से ये यूज आता है। और दूसरा होता है नियंत्रक टॉर्क, मतलब नियंत्रक टॉर्क को कहते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। इसमें क्या होता है कि विक्षेपक टॉर्क के कारण पैदा होने वाला संकेत के घुमाव की गति नियंत्रित करने के लिए घुमाव बल नियंत्रक टॉर्क कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है। इसमें एक तो होता है स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली और दूसरी होती है गुरुत्व नियंत्रण प्रणाली। अब ये पूरा इनके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके ऊपर कोई यूँ तो आती नहीं कि इनकी वर्किंग बताओ या जो भी है, इनके ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आता है वो मैं आपको कराऊंगी। फिर तीसरा आता है अवमंदक टॉर्क। अवमंदक टॉर्क क्या होता है, अवमंदक टॉर्क में क्या है कि इसको अपन क्या कहते हैं, डैम्पिंग टॉर्क भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के संकेतक में पैदा होने वाले कंपनों को प्राप्त करने वाला घुमाव बल अवमंदक टॉर्क या डैम्पिंग कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पाठ्यांक होता है दाएं से बाएं होता है, किधर से दाएं मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ इसकी जो यूनिट होती है वो रीडिंग होती है वो होती है। और इसमें क्या होती है, जो संकेतक की गति 0 होती है और डैम्पिंग मान भी 0 होता है। और ये बहुत इजी प्रणाली होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर भी क्या होता है, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, एडी करंट अवमंदक प्रणाली और द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। अब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में अपने पास शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है। तो एक मैंने सिंपल सा तुमको बता दिया है कि इंडिकेटिंग यंत्र होता है वो विक्षेपक टॉर्क, नियंत्रण टॉर्क और अवमंदक टॉर्क कार्यरत इसके अंदर बल होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और एक आता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग कॉइल यंत्र में क्या होता है, मूविंग कॉइल यंत्र में क्या होता है, ये केवल डीसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, मतलब डीसी की विद्युत धारा नापने के लिए ही काम में आता है मूविंग कॉइल। देखो ध्यान रखना, मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल का डिफरेंस बता रही हूँ। दोनों में एग्जाम में आता है कि भाई एग्जाम में ये आ जाता है कि कौन सा यंत्र है जो एसी डीसी को काम करता है या कौन सा यंत्र है जो सिर्फ डीसी विद्युत धारा को ही नापता है। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल एमसी, इसको कहते हैं एमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, एमसी टाइप। तो मूविंग कॉइल जो है सिर्फ डीसी की विद्युत धारा को नापने के लिए ही काम में लिया जाता, पहली बात। तो दूसरी है कि एडी करंट अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती। इसके अंदर जो है
एडी करंट अवमंदक प्रणाली का प्रयोग ही करते हैं। और इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है, मतलब परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट होता है मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, उसका पूरा वर्किंग अपन को बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा यही बता रही हूँ कि इस यंत्र का क्या क्या यूज होता है और इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इसके अंदर स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है और इसमें कुंडली सचल रखी जाती है, मतलब सचल रखी जाती है, मूवेबल रखी जाती है। यह सुग्राही सेंसिटिव होता है। पैमाना अनुपातिक होता है, इसके अंदर जो पैमाना मतलब स्केल जो होती है अनुपातिक होती है। इसके द्वारा ली गई नाप एक्यूरेट होती है, मतलब कि मूविंग कॉइल से जो अपन लेते हैं ये एक्यूरेट होती है। और पावर लॉस इसमें कम होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो भी बहुत कम होता है और यह उच्च दक्षता वाला यंत्र होता है। अब देखो मैं आपको बता रही थी कि चाहे अमीटर हो चाहे वोल्ट मीटर हो, उनमें भी मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वोल्ट मीटर है चाहे अमीटर है। तो उसमें जैसे मैंने आप बताया कि जैसे एक अपन ने सपोज किया कि ये एक मैंने छोटा सा आपको सिंपल सा बताया है, जैसे ये अपन ने समझ लिया वोल्ट मीटर समझ लिया सपोज किया। अब यहाँ पे ये सुइया है, यहाँ पे ये स्केल दी हुई है। अब यहाँ पे ना छोटे छोटे ये बने हुए होते हैं। अगर यहाँ पे कॉर्नर में यूँ सिंबल बना हुआ होता है तो होता है MC टाइप कॉइल बनी हुई है, ये देखो MC टाइप का ये सिंबल बना हुआ है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यहाँ पे कॉर्नर में ये बना हुआ होता है, एक इंस्ट्रूमेंट ये होता है, एक में यहाँ पे सिर्फ यूँ बना हुआ होता है। वहाँ कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट जैसे अमीटर है या वोल्ट मीटर है, कहीं पे ये नहीं लिखा होता है कि MC टाइप है या MI टाइप है। ये अपन को देखना पड़ेगा कि भाई MC टाइप है या MI टाइप है। तो कैसे पहचान होगी मैं आपको बता रही हूँ कि MC टाइप का मूविंग कॉइल, MI टाइप का मूविंग आयरन। तो जैसे अमीटर या वोल्ट मीटर अपन को किसी ने कुछ भी दे दिया, जैसे मैं तो एक्सटर्नल की बात बताऊँ, ये कि अपन को दे दिया अमीटर दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये रीडिंग लिखी बनी हुई है, ये आपका सुइया है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे बहुत सारे सिंबल्स बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे कॉर्नर में ना अगर कॉइल बनी हुई है, कॉइल बनी हुई है तो मूविंग कॉइल है। और यहाँ पे सिर्फ आई बना हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आई बना हुआ है तो वो मूविंग आयरन है। तो अपन को एक्सटर्नल सर पूछ सकते हैं कि ये बता बेटा कि अमीटर वोल्ट मीटर है तो इसमें से मूविंग कॉइल कौन सा और मूविंग आयरन कौन सा है। तो ये अपन को सिंबल देख के देखना पड़ेगा कि मूविंग आयरन कौन सा और मूविंग कॉइल कौन सा है। अब अमीटर वोल्ट मीटर बहुत आते हैं, पर अपन को देखना पड़ेगा कि अपन जहाँ पे भी यूज़ ले रहे हैं तो कौन सी रेंज का अपन को लेना है, 0 से 500 का लेना है या 0 से 5 एम्पेयर का लेना है, मतलब मिली एम्पेयर का लेना है, कौन सा लेना है ये अपन को देखना पड़ेगा। उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि अपन DC में काम ले रहे हैं या AC में काम ले रहे हैं। तो AC DC दोनों में काम आता है वो तो मूविंग आयरन होता है, और सिर्फ DC में ही काम लेना है तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट काम में आता है। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे काम लेना है। ये तो रही प्रैक्टिकल की बात। अब आपके एग्जाम में आ जाता है, डायग्राम बना दे दिया और पूछ लेता है कि ये अमीटर है, ये कौन सा मूविंग आयरन है या मूविंग कॉइल है। तो वो आप सिंबल देख लो कि मूविंग कॉइल है तो ऐसा सिंबल कॉइल बनी हुई होगी, और आयरन होगा तो आई बना हुआ होगा। जैसे आयरन का क्या होगा, ये सिंबल होगा तो वो क्या होगा, MI का होगा, ठीक है ना। तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि मूविंग आयरन का है या मूविंग कॉइल का है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई मूविंग कॉइल है वो AC DC धारा को नापने के लिए काम आता है या सिर्फ DC के लिए आता है या किसी के लिए भी नहीं आता या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो मूविंग कॉइल है वो DC के लिए यूज में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब अपन देखते हैं मूविंग आयरन। अब अपन देखते हैं मूविंग आयरन यंत्र। मूविंग आयरन यंत्र को MI टाइप का यंत्र कहते हैं। अब एग्जाम में आ जाता है MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का पूरा नाम क्या है। तो MI का मतलब मूविंग आयरन और MC का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मूविंग
कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो मूविंग आयरन अपन ने पढ़ रहे हैं, मूविंग कॉइल अपन ने पहले पढ़ लिया है। मूविंग आयरन में क्या होता है, एक तो इसका सिंबल आई की तरह होता है, ठीक है ना, जिसमें इसमें ऊपर कॉइल लगी हुई होती है। और इसका मैंने आपको बताया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे अमीटर है चाहे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे स्केल होती है और यहाँ पे कॉर्नर में ये सिंबल बना हुआ होता है, ये वाला सिंबल बना हुआ होता है। तो वो कौन सा होता है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये क्या है कि ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र और दूसरा होता है प्रत्याकर्षण प्रकार का मूविंग आयरन यंत्र। अब आकर्षण और प्रत्याकर्षण इनकी पूरी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इनकी पूरी डिटेल नहीं आती। अब इसकी खासियत क्या है, सबसे पहली खासियत तो है एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा मापने के काम आता है। सबसे फर्स्ट मूविंग कॉइल में मैंने आपको क्या बताया था, वो सिर्फ डीसी पर ही काम करता, विद्युत सप्लाई का नापने के काम आता है। परंतु मूविंग आयरन है, जो मूविंग आयरन है ये किस पे प्रकार का है, एसी और डीसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा नापने में काम में आता है। फिर इसका है वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती। इसके अंदर क्या है, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली यूज में लेते हैं। फिर आता है विद्युत चुंबक प्रयोग की जाती है। इसके अंदर क्या है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है और इसमें कुंडली स्थिर रखी जाती है और लोह की पत्तियां है जो सचल रखी जाती है। ठीक है, और इसका जो पैमाना है यानी कि स्केल है अनुपातिक नहीं होती है। इसके द्वारा ली गई नाप एक्यूरेट कम होती है, विद्युत शक्ति व्यय अधिक होता है। कि दोनों मतलब मूविंग आयरन में विद्युत शक्ति जो खपत है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। तो मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल अपन ने देखा है। अब इन दोनों का डिफरेंस भी एक बार अपन वापस मैं बता देती हूँ बोलकर, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो जो मैंने अभी मूविंग कॉइल अलग बताया, मूविंग आयरन अलग बताया है, तो उसको भी देख के आप कर सकते हैं। दोनों का डिफरेंस में ये है, पहले मूविंग कॉइल है फिर मूविंग आयरन है। तो पहला है पॉइंट कि मूविंग कॉइल का कि इसका यूज केवल डीसी विद्युत धारा मापन के लिए किया जाता है, परंतु मूविंग आयरन यंत्र का इसका उपयोग डीसी तथा एसी दोनों प्रकार की विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। पहला अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर है मूविंग कॉइल में कि इसमें एडी करंट अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती है, परंतु जो मूविंग आयरन है इसके अंदर वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती है। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। तीसरा है मूविंग कॉइल में इसमें स्थायी चुंबक प्रयोग की जाती है, परंतु मूविंग आयरन है इसके अंदर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा अंतर है कि मूविंग कॉइल में इसमें कुंडली सचल रखी जाती है, परंतु मूविंग आयरन है इसके अंदर कुंडली तो स्थिर होती है और लोह की पत्तियां सचल रखी जाती है। फिर पांचवा पॉइंट है मूविंग कॉइल में कि यह सुग्राही होता है, परंतु मूविंग आयरन है जो अपेक्षाकृत कम सुग्राही होता है। ठीक है, फिर मूविंग कॉइल में है इसका पैमाना अनुपातिक होता है, परंतु मूविंग आयरन है इसका पैमाना अनुपातिक नहीं होता है। फिर मूविंग कॉइल में है इसके द्वारा ली गई नाप अधिक यथार्थ यानी एक्यूरेट होती है, परंतु जो है मूविंग आयरन में इसके द्वारा ली गई नाप अपेक्षाकृत कम एक्यूरेट होती है। तो ये 7 अंतर तो हो गए। अब इसके अंदर है मूविंग कॉइल यंत्र का, इसकी बनावट नाजुक होती है, परंतु जो ये मूविंग आयरन है इसकी बनावट मजबूत होती है। ठीक है, फिर आता है 9वां अंतर कि इसका विद्युत शक्ति व्यय कम होता है मूविंग कॉइल का, और मूविंग आयरन में विद्युत शक्ति व्यय अधिक होता है। 10वां पॉइंट है
मूविंग कॉइल का इसका प्रयोग वोल्ट मीटर के रूप में सुगमता से किया जाता है, परंतु मूविंग आयरन यंत्र में इसका वोल्ट मीटर के रूप में अधिक यथार्थता से प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया है क्या, मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉइल का सिंबल अलग है, आयरन का सिंबल अलग है। तो डायग्राम दे देते हैं आपको वोल्ट मीटर या अमीटर का, उसके अंदर ये सिंबल बना हुआ होता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये कौन से प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, पहला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो AC DC दोनों की विद्युत धारा नापता है, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो AC DC दोनों की नापता है वो मूविंग आयरन है, और जो सिर्फ DC की नापता है वो मूविंग कॉइल है। ठीक है, तो ये 2-3 ऐसे इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब आता है अमीटर की माप सीमा बढ़ाना, कि भाई जो अमीटर है उसकी माप सीमा कैसे बढ़ाते हैं, मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एन अमीटर। क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेंज ऑफ एन अमीटर, की अमीटर की माप कैसे बढ़ाते हैं। जैसे ये सर्किट में है कि एक कोई भी विद्युत सर्किट ले लेते हैं, उसको नापने के लिए क्या अमीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ये तो अपन को पता है, कोई भी सर्किट होता है उसमें अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं। और इसमें अमीटर की इसमें नापने के लिए एक अच्छे अमीटर का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम होता है। ठीक है, अब किसी भी अमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए यंत्र की कुंडली के समानांतर में एक निम्न मान वाला प्रतिरोध संयोजित करते हैं। ठीक है, ये है अमीटर के नाप, इसमें अमीटर नापने के लिए एक समानांतर में एक निम्न प्रतिरोध वाला प्रतिरोध संयोजित करते हैं। और इसमें अपन देखते हैं कि यह यंत्र के पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक विद्युत धारा के अतिरिक्त विद्युत धारा को वहन कर सके, ऐसा मान रखते हैं कि इसमें ये अलग से आपके निकाल सके। ठीक है, अब FSD का पूरा नाम क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूर्ण पैमाना विक्षेप। अब इसका जो फॉर्मूला है वो अपन को याद रखना है कि जैसे इसमें फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला है परिपथ की विद्युत धारा बराबर यंत्र की विद्युत धारा प्लस शंट की विद्युत धारा। क्या है, परिपथ की विद्युत धारा बराबर यंत्र की विद्युत धारा प्लस शंट की विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है FSD का पूरा नाम, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। दूसरा ये न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में कि भाई क्या है, तो परिपथ की विद्युत धारा I बराबर यंत्र की विद्युत धारा IM प्लस शंट की विद्युत धारा ISH। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया I बराबर IM प्लस ISH। अब यंत्र का विभवांतर बराबर शंट का विभवांतर फॉर्मूला, तो IM RM बराबर ISH RSH, IM बटा ISH बराबर RSH बटा RM। अब ये फॉर्मूला है, इसको पूरा सॉल्व करके बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में ये पूरा नहीं प्रूफ करना आता है। अब टोटली फॉर्मूला बन जाता है RSH बराबर RM बट्टा N-1। अब N बराबर क्या होता है, I बटा IM होता है। ठीक है ना, ये पूरा सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आता है। ठीक है, N बराबर अपने को फॉर्मूला एक तो ये याद रखना है I बराबर IM प्लस ISH, फिर एक फार्मूला अपन को RSH बराबर RM बट्टा N-1, और एक ये याद रखना है N बराबर I बट्टा IM, फॉर्मूला याद रखना उनको पड़ेगा। अब IM क्या है, यंत्र की विद्युत धारा है, धारा हमेशा किस में नापते हैं, एम्पियर में। ISH क्या है, शंट की विद्युत धारा है, धारा हमेशा एम्पियर में नापते हैं। I क्या है, परिपथ की विद्युत धारा। देखो अब 3 इसमें IR है, एक तो IM है, ISH है और I है। तो सिर्फ I है वो विद्युत परिपथ की विद्युत धारा है, SH आ गया तो शंट की विद्युत धारा हो गई, M आ गया तो इंस्ट्रूमेंट की यंत्र की विद्युत धारा आ गई।
अब आर एम क्या है? यंत्र का प्रतिरोध है। प्रतिरोध हमेशा किस में नापते हैं? ओम में, तो ओम आ गया। अब आर एस एच क्या है? शंट प्रतिरोध है। शंट प्रतिरोध किस में नापते हैं? ओम में। और एन क्या है? एन एम्पियर गुणक है। एन क्या है? एम्पियर गुणक। याद रखना, एन क्या है? एम्पियर गुणक है। एन बराबर मैंने आपको बताया था आई बटा आई एम होता है। ठीक है। अब किसी अमीटर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाने वाला शंट गुणक या मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई? तो ये शंट अपन ने आर एस एच अपन ने किया है, तो इसके समानांतर क्रम में, किसी अमीटर के समानांतर क्रम में संयोजित किया जाने वाला शंट गुणक या मल्टीप्लायर कहलाता है। तो ये एन क्या है? मल्टीप्लायर है। अब इसके आधार पर एक अपन न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है, किसी मूविंग कॉइल यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है और 1 एम्पियर विद्युत धारा पर पूर्ण विक्षेप दर्शाता है। यंत्र की माप सीमा 0 से 5 एम्पियर तक बढ़ाने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध की गणना करो। ठीक है, तो अब अपन की क्या दे दिया? सबसे पहले तो जो दिया है वो अपन लिख लेते हैं। यंत्र का आंतरिक प्रतिरोध दिया है आर एम, अपन को कितना दिया है? आर एम अपन को दे दिया है 2 ओम। आर एम अपन को कितना दे दिया है? 2 ओम। फिर दे दिया है यंत्र की विद्युत धारा, यानी कि आई एम दे दिया है 1 एम्पियर। आई एम कितना दे दिया है? 1 एम्पियर। ठीक है, फिर अपन को आई टोटल क्या है? माप सीमा बढ़ाने के लिए विद्युत धारा कितनी दे दी है? 5 एम्पियर। 0 से 5 है तो कितनी हो गई? आई सिर्फ आई कितनी हो गई? 5 एम्पियर। ठीक है, अब अपने को फॉर्मूले में मान रख के पहले तो अपन एन निकाल लेते हैं। तो एन बराबर क्या है? फॉर्मूला आई बटा आई एम। एन बराबर आई बटा आई एम। आई अपने पास कितना है? 5। आई एम कितना है? 1। तो 5 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। तो एन कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। अब ये तो आ गया एन। अब अपने को फॉर्मूला में आर एस एच बराबर आर एम बट्टा, फॉर्मूला क्या है? आर एस एच बराबर आर एम बट्टा एन माइनस 1। ठीक है, अब इसके अंदर अपन वैल्यू रख देते हैं। अब अपने पास आर एम कितना है? 2 बटा एन कितना आया? 5 माइनस 1, तो 2 बटा 4। अब 2 के अंदर 4 का अपन भाग देते हैं। 2 बटा 4 तो कितना आ गया? 0.5। तो आर एस एच कितना आ गया? 0.5 ओम। तो आर एस एच बराबर 0.5 ओम, ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं तो अपन कर सकते हैं। ऐसे कि कई बार ऐसा आ जाता है कि भाई माइक्रो एम्पियर दे दिया, तो माइक्रो को अपन चेंज करते हैं तो 10 इंटू 10 की 1 इंटू 10 की घात -6 करेंगे तो माइक्रो से चेंज हो जाएगा। तो इस टाइप के अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये आज अपन ने इतना करा है, मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन के बारे में देखा है। और उससे पहले कि भाई प्राइमरी यंत्र क्या होता है, सेकेंडरी यंत्र क्या होता है, उसके बारे में अपन ने देखा। भाई सेकेंडरी यंत्र भी 3 प्रकार का होता है, सूचक यंत्र, रिकॉर्डिंग यंत्र, इंटीग्रेटेड यंत्र। अब इंटीग्रेटेड यंत्र में 3 तरह के टॉर्क काम में लेते हैं, विक्षेपक टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क, अवमंदक टॉर्क। अब नियंत्रक टॉर्क है, ये भी इसमें भी 2 प्रकार का होता है, स्प्रिंग नियंत्रक प्रणाली और गुरुत्व नियंत्रक प्रणाली। ठीक है, अवमंदक टॉर्क है, इसमें भी 3 प्रकार का होता है, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, एडी करंट अवमंदक प्रणाली और द्रव घर्षण अवमंदक
प्रणाली। और फिर अपन ने मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन के डिफरेंस दिखा। और उसके बाद में अपन ने ये किया कि भाई अमीटर की माप सीमा बढ़ाना, तो उसमें अपन ने फॉर्मूला देखा और उसके बाद एक न्यूमेरिकल अपन ने आज किया है। तो आज अपन यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जो मेरी वीडियो को देख के लाइक करके कमेंट करते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ एक बार चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दें। पास में दिए हुए बेल्स को ऑल बेल पे क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। और वीडियो को आप आराम से देख सकते हो, एक बार, 2 बार, 10 बार, जितनी चाहे इच्छा हो उतनी बार वीडियो को आप देख सकते हो। पूरी वीडियो को देखो, फिर आप पसंद आती है आप वीडियो लाइक ज़रूर करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि चलो अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं वो स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है। तो इसी में आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप वीडियो पूरी देखो और लाइक करके कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी सारे स्टूडेंट घर पे ही है। तो आप घर पे बैठे, अब कॉलेज में तो जा नहीं सकते, पढ़ाई हो नहीं सकती, तो आप घर बैठे ही इच्छा अनुसार जिस समय भी अपन चाहे उस समय भी अपन वीडियो को देख सकते हैं।